हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चे हम लोग जानेंगे माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि बीपीएससी टीआरई फेज 2 से है, जिसका कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाली है और फॉर्म फिलअप जो होगा वो अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, बहुत ही कम टाइम है और आज के क्लास में हम लोग जो है ये एनसीईआरटी का जो है बेसिक जो है क्लास देख रहे हैं। और बेसिक क्लास की जहाँ तक बात है तो इससे हमें ये आपको बताना है कि आप हमारे जो है डिटेल्स क्लास लेने के लिए जो है फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको हर तरह के जो है अलग अलग जो है वीडियो लेक्चर मिल पाएगा, साथ ही नोट्स और रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो हमारे 28 तारीख को जो है हमारा ऑफलाइन बैच कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए बच्चे, समय को जो है वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे जो है क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन डिस्कशन पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो चलिए, तो आज का ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्लास जो है 10th का है और ये क्लास 10th का हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चे कि आज जो है हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसमें वैसे बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं या 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए चलिए बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी संदेह के हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी अगर कल का जो है डिटेल्स क्लास अगर आपने किया होगा, जो भी पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने ये जरूर जाना होगा। ठीक है, तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है, तो हम बोलेंगे किसके, तो यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरोप के अंतर्गत इटली और क्या है, जर्मनी वर्तमान में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जो है 1 to 5 का अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था ये बहुत ही हाई लेवल का था, तो इसलिए हम लोगों को जो है उस लेवल की तैयारी करनी होगी जिससे कि हमारे प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, 6 to 8 की तैयारी करने वाले बच्चे आराम से जो है 9th-10th तक यानी कि अंडर 10th तक जरूर तैयारी करके जाइएगा, और जो 9th-10th के हैं वो 12th तक की तैयारी करके जाइएगा, और जो 11th-12th के बच्चे हैं वो जरूर ग्रेजुएशन तक की तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो फ्रांस में बताइए कि किस शासन वंश के द्वारा वियना की जो है पुनः स्थापना की गई थी, वियना कांग्रेस की द्वारा स्थापित की गई। तो वियना संधि के बारे में आप सभी जाने होंगे, जिसमें कि आया था बुर्बो वंश। कौन वंश आया था, बुर्बो वंश आया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेजिनी का संबंध जो है किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध बच्चे किस संगठन से था, आप सभी भी आंसर कीजिएगा। तो मेजिनी का जो संबंध था वो किससे था, तो कार्बोनरी से था। किससे था, तो कार्बोनरी से था। ठीक है, ना ही ये लाल सेना, ठीक है, फिलिक हेटारिया या डाइट वगैरह से नहीं था। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, पढ़ना बहुत है, टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा जो है डिटेल्स की बात अगर है तो वो हमारे डिटेल्स क्लास को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो देखिए, इटली और जर्मनी के विरुद्ध के एकीकरण, इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो इसमें जो है इसका विरुद्ध जो है कौन था, यानी कि अगेंस्ट कौन था। तो कौन था, तो याद रखिए, तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये काउंट काबूर को जो है, काबूल को विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद के लिए किया था। तो याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए इसे क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए, तो काउंट काबूल को जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए किसने नियुक्त किया था। तो बोलेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो बोलेंगे विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था, कि एक सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था, ये आपको बताने हैं। तो गैरिबॉल्डी एक क्या था, नाविक था। क्या था, एक नाविक था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। लुई 18वां ने किया था, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, कि नेपोलियन द्वितीय ने किया था, कि बिस्मार्क ने किया था, ये आपको बच्चे बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण वो किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाल बेरिंग कैसी संस्था थी। जाल बेरिंग का नाम कल भी आपको बताया गया था कि जाल बेरिंग कैसी संस्था थी। तो ये बताइए, क्रांतिकारियों की संस्था थी, या व्यापारियों की संस्था थी, या विद्वानों की थी, या पादरी एवं सामंतों की थी। बताइए भाई क्या होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि उच्च वर्ग में जो क्या थे, यानी कि जो किसान वर्ग थे। ठीक है, तो वो ज़्यादा पूंजीपति होते थे, और पूंजीपति होने के नाते इनका जो एक समूह होता था, इनको क्या कहा जाता था, जालबेरिन कहा जाता। और ये पेशे से क्या होते थे, व्यापारी होते थे। क्या होते थे, व्यापारी होते थे। तो क्या होगा राइट आंसर, बी होगा, व्यापारी होती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मेजनी ने किया, कि हिटलर ने किया, कि बिस्मार्क ने किया, कि विलियम प्रथम ने किया। तो रक्त और लोह की नीति से संबंध किसका था, बिस्मार्क का था। किसका था, बिस्मार्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो एकदम ये रटने वाला है, ईस्वी जो है आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। आराम से याद कीजिएगा, 1871 ईस्वी में, यानी 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की क्या हुई थी, संधि हुई थी। चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो ये भी आप एकदम याद रखिएगा, 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे भाई,
कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध किससे है, तो इंग्लैंड से है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र? ठीक है, आप सभी कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए 1832 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, तो याद रखेंगे 1810 ईस्वी में हुआ। देखिए अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, यानी कि पीपीएससी टीआरई फेज फर्स्ट का, तो उसमें आप सभी देखे होंगे कि ये ईस्वी वाले क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इसलिए ये ईस्वी वाले क्वेश्चन पे बहुत ही एकदम फोकस करिएगा और एकदम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम इसको रट जाना है, पी जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस, याद रखिएगा तुर्की और रूस के बीच ये दो देश थे, इनके बीच संधि हुई थी किसकी, एड्रियानोपुल की। चलिए तुर्की और रूस, बाकी यहाँ यूनान पोलैंड तुर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड आप ध्यान नहीं देंगे, तुर्की और रूस। ठीक है, चलिए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे, सेडोन का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था, याद रखिएगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। प्रसा क्या है, तो बोलेंगे जर्मनी का एक राज्य है प्रसा। ठीक है, चलिए तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने या फ्रांस ने, बताइए जल्दी। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे पोलैंड का जो विद्रोह किया था ये किसने कुचला था, तो रूस ने कुचला था। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच जो है युद्ध कहाँ हुआ था, बोलेंगे सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सेडोन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर इसका ए हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान और विज्ञान जो है वो प्रेरणा स्रोत रहा, तो हम बोलेंगे यूनान। क्या बोलेंगे, यूनान का। ठीक है, चलिए यूनान का ज्ञान और विज्ञान जो है वो साहित्य जो है वो क्या रहा, प्रेरणा स्रोत रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चे, युवा इटली संस्था का विकास किया। किसने विकास किया, युवा इटली का। ठीक है, तो युवा इटली का विकास किसके द्वारा किया गया, तो एकदम आपके मुंह पे ये याद होगा, मेजनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मेजनी ने किया था युवा इटली संस्था का विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, बिस्मार्क निम्न में से
क्या था, तो हम बोलेंगे बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? एक कूटनीतिज्ञ जो है विचार वाले जो है थे बिस्मार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो आराम से बोलिएगा, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर इमैनुअल को सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा मतलब कि हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप अन्य कॉन्सेप्ट में उलझे, क्योंकि क्वेश्चन जो है टू द फैक्ट रहता है। ठीक है, ज़्यादा घुमाऊ क्वेश्चन भी नहीं रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? बताइए जल्दी से, आप सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो याद रखिएगा, नाम बोलेंगे लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन का नाम याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, लॉर्ड बायरन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा है जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, जाल वेराइन की स्थापना जर्मनी का जो राज्य प्रशा है इसके द्वारा क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली थी, मैगियार थी, पोलिश थी या फ्रेंच थी? बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे मैगियार भाषा थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ये बच्चे आपको क्या करना है? जवाब देना है। तो तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, ये आपको बताना है। तो मारियान जो है वो किस देश की थी? तो फ्रांस की। याद रखेंगे, फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यानी झूला किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यानी झूला कहा जाता है किसे? यूनान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन बच्चे किस वर्ष पारित हुआ? बोलेंगे 1688 में। ठीक है, यानी कि जिसको कि हम 1688 ईस्वी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है वो जो कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो वहाँ बुर्बो वंश का, बुर्बो राजवंश का क्या था? शासन था। याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नेपोलियन संहिता, ठीक है, या इसे नागरिक संहिता भी हम कहते हैं, किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो बोलिएगा 1804 ईस्वी में लागू की गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
4 में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल कितने युद्ध किए। ठीक है, जर्मनी को एकीकृत करने के लिए बिस्मार्क कितना बार युद्ध किया है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 युद्ध किए थे। ठीक है, बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था, ये आपको बताना है। ब्रिटेन सम्मिलित था, रूस सम्मिलित था, फ्रांस सम्मिलित था। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं था, तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। ठीक है, तो पवित्र संघ की बात हो रही है, इसकी योजना किसने प्रस्तुत की, तो आप सभी भली भांति जानते हैं, रूस ने। ठीक है, किसने की, तो रूस ने, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। ठीक है, यंग इटली के संस्थापक जो है वो कौन थे, होना चाहिए था नहीं, कौन थे, ये आपको बताना है। तो बताइए, जियोबर्टी है, काबूल है, मेजनी है, गेराबाल्डी है। ठीक है, तो एकदम याद रखेंगे, यंग इटली के संस्थापक मेजनी महोदय थे। ठीक है, मेजनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 38। अगर आप सभी को अच्छा लगा, ठीक है, तो आप सभी कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और जो भी सुझाव हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और हर एक क्वेश्चन हमारा जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। बताइए, ये स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन खूब रहते हैं। तो ऐसा कहा था चार्ल्स 10 ने, यानी कि चार्ल्स 10 ने कहा था। ठीक है, चार्ल्स 10वां ने कहा था कि फ्रांस मतलब कि कहा था कि अंग्रेजी राजा बनने से अच्छा है कि मैं लकड़हार बन जाऊं, लकड़ी काटने वाला बन जाऊं तो बढ़िया है। ठीक है, चार्ल्स 10 ने कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। प्रशा का शासक कौन था। बताइए, प्रशा का शासक कौन था, तो प्रशा का शासक था विलियम प्रथम था। कौन था, विलियम प्रथम था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में एकदम वन लाइनर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको जो है पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको ये पहला चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं वो सारा आपको हमने इसमें डाल दिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था बोलिए। ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, ये आपको बताना है। तो किस संघ का नाम था, राइन संघ। क्या नाम था, राइन संघ का। ठीक है, अगर आपको डिटेल जानना है तो हमारे जो है ऐप फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जो है डिटेल लेक्चर जो है क्लास आपको मिल पाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेरी हो तो हमारे जो है नंबर पर जो कि स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ हम आपको बहुत ही एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स बताने का भी समय नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय है और पढ़ाई बहुत अधिक करनी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना
हुई? बताइए। पहला ऑप्शन है वियना की संधि द्वारा, बी नंबर है कुस्तुनिया की संधि द्वारा, सी है प्राग की संधि द्वारा और डी है एड्रियानोपल की संधि के द्वारा। बोलिए, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की जो स्थापना है वो किस संधि के द्वारा हो सका, ये आपको बताना था। अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और जाने थे एड्रियानोपल की संधि के द्वारा ही जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बताइए। अभी ये भी हम लोग पढ़े, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया। ठीक है, किसने किया भाई? मेजनी ने किया था यंग यूरोप की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर है माइंड में, एकदम आपने पढ़ा होगा इटली के बारे में। ठीक है, तो इटली में जो है ये गुएल्फ आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? क्या वो एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, या प्रेसा का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था? ठीक है, यहाँ रूस का जार होगा, जार वहाँ शासक यानी राजा को कहा जाता था। ठीक है, तो बताइए बच्चे कमेंट में क्या होगा आप सभी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 1810 ईस्वी में, 1815 में, कि 1830 में, कि 1848 में। ठीक है, चलिए ईस्वी को एकदम हमने बोला कि आप रट लीजिएगा। कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र का, संघीय शासन व्यवस्था का, गणराज्य का, या फिर संवैधानिक राजतंत्र का? ठीक है, तो आपको बताया गया था कि 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में पुनः जो है निरंकुश राजतंत्र का क्या हुआ, शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 भाई। ठीक है, चलिए कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुके हैं। ठीक है, तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो आराम से बोलेंगे गेरी बॉल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का संबंध किससे था? तो गेरी बॉल्डी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो किस घटना से माना जाता है, यानी कि जिसे हम कहेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को हम रेनेसां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ना ही ये धर्म सुधार आंदोलन से था, ना ही इनका संबंध गौरवपूर्ण क्रांति से था, ना ही ये फ्रांस की क्रांति से था। तो राष्ट्रवाद का उदय जो है वो पुनर्जागरण को ध्यान में रख करके क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, चलते हैं।
कह रहा है रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई। फिर ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अगर रिपीटेड आ रहे हैं तो आपको वो फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो ये रक्त और लोह की नीति बिस्मार्क के द्वारा, ठीक है, बिस्मार्क के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, एकदम याद रखिएगा, सेडन का युद्ध। सेडन का युद्ध के बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि है भाई, संधि तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का, या फ्रांस हो जाएगा भाई, ठीक है, फ्रांस का शासक कौन था। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो नेपोलियन थ्री यानी नेपोलियन तृतीय था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो बच्चे आज आप सभी बताएंगे कि आज हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 से संबंधित जो 53 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, तो आपको कैसा लगा। आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम कॉन्सेप्ट दे सके और आपको बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज में अच्छे रिजल्ट दे सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।